नमस्कार, पिंक सिटी टाइम्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं चोमू विधानसभा के युवा नेता अनुराग जी शर्मा, जो नगर पालिका चुनाव अभी होने वाले हैं 11 तारीख को, उस बारे में हम इनसे कुछ खास बातें करेंगे। सबसे पहले अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। पिंक सिटी टाइम्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब भी जनहित के मुद्दे होते हैं या मैं बात करूं पूरे राजस्थान में, पत्रकार जी आप जिस तरह से जाते हैं, युवाओं को एक नया प्लेटफॉर्म देते हैं, तो सबसे पहले तो मैं चैनल के सभी जो भी इस चैनल को देखते हैं उन सभी देखने वालों लोगों को, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब जैसे कि चोमू में नगर पालिका का चुनाव है, आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है या आपका रुझान किन उम्मीदवारों की तरफ रहेगा? क्योंकि आप युवा हैं और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े हुए हैं, चोमू में लगातार सक्रिय भी रहते हैं, तो आप इसको किस प्रकार से चुनाव को आप ले रहे हैं? देखिए पत्रकार जी, जिस प्रकार से आपको विदित है कि सन 2017 में एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद, विश्वविद्यालय की राजनीति करने के बाद और वहां सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के बाद मैं विधानसभा क्षेत्र चोमू में सन 2017 से सक्रिय हूं। लगभग 3 वर्षों से युवाओं के बीच रहने के बाद हमने विधानसभा चुनाव में भी एक युवा को सपोर्ट किया, आपको पता है। उसी प्रकार से जो वर्तमान परिस्थिति के अंदर नगर पालिका का चुनाव है, उस चुनाव के अंदर हम उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो युवा है, जो मध्यम वर्ग से आते हैं, जो राजनीति के अंदर अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य यह है कि विधानसभा क्षेत्र चोमू के अंदर ज्यादा से ज्यादा युवा जीतकर नगर पालिका में युवाओं का नेतृत्व करें, क्योंकि युवा विवेकशील होते हैं, साथ ही साथ युवाओं का एक विचार होता है। तो हम जो भी युवा कैंडिडेट है उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा युवाओं की मदद भी कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप किसी विशेष पार्टी विशेष को साथ नहीं दे रहे हैं, आप युवाओं के साथ हैं। चलो, बहुत अच्छा विचार है। अनुराग जी, एक और चीज, जैसा कि चोमू में अमूमन होता आया है कि जातिगत ध्रुवीकरण भी होता है, तो क्या इस चुनाव में भी जातिगत ध्रुवीकरण जैसी चीजें सामने आपको लगता है? ऐसा कुछ अनुभव आपको नजर आ रहा है? देखिए पत्रकार जी, जातीय ध्रुवीकरण की जहां तक बात है, हर चुनाव के अंदर होता है, लेकिन मैं वर्तमान में अगर नगर पालिका की बात करूं तो वहां पर जो चुनाव है वो विकास के मुद्दों के ऊपर है। जिस प्रकार से 10 साल भाजपा का बोर्ड रहा, उससे पहले कांग्रेस का बोर्ड रहा, और मैं बात करना चाहूं कई कबार निर्दलियों के सपोर्ट से भी वहां सरकारें बनी है, लेकिन अब की बार जो चुनाव है वो युवाओं का चुनाव है। ज्यादा से ज्यादा लगभग 45 वार्डों की मैं बात करूं तो 30 वार्ड ऐसे हैं जहां लगभग 27 से लेकर 30 वर्ष के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि शिक्षित, योग्य, कर्मठ और जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर एक ऐसा व्यक्ति चुनाव जीते जो मध्यम वर्ग से बिलोंग करता हो और ज्यादा से ज्यादा अपने वार्ड में विकास का जज्बा रखता हो और आगे तक हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाने का हिम्मत और हौसला रखता हो। अनुराग जी, अभी पिछले 2-1 सालों में हमने चोमू में एक और चीज नोट की है, जैसा कि रामनवमी का जो उस पर विवाद हुआ था, रामनवमी का जो कार्यक्रम था उस पर विवाद हुआ था, और जो अपने चोमू में कुछ ऐसे वार्ड हैं जो मुस्लिम बाहुल्य उसमें क्षेत्र में आते हैं, तो वहां के लिए आपके पास में क्या रणनीति है? देखिए पत्रकार जी, जहां तक रणनीति की बात है, मैं हिंदुत्व विचारधारा पे विचार करता हूं और विचार रखता भी हूं और हिंदुत्ववादी विचारधारा से जुड़ा हुआ भी हूं। संघ में भी मैंने काम किया है और जहां तक चोमू का जो हिंदूवादी संगठन था उसमें भी मैंने काम किया है। और जहां तक आपने मुझे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की बात पहुंची है, तो ऐसी बात नहीं है कि हर मुस्लिम बुरा होता है। मुस्लिम लोगों के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं और हमारा प्रयास यह है कि जहां मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जहां पर 90% से ज्यादा वोटर मुस्लिम है, वहां पर ऐसे मुसलमान कैंडिडेटों को चुना जाए जो कि जातिगत द्वेषता से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर, द्वेष भावना से ऊपर उठकर वार्डवासियों के लिए काम कर सके। इसलिए वहां भी हम ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो अच्छे विचारों वाले हैं, जो कि कट्टरपंथियों पे विश्वास न करके हिंदूवादी राष्ट्र को अपना मानते हैं और साथ ही साथ इस विचारधारा पे विश्वास रखते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और चीज जो आपसे जुड़ी हुई है, अभी जैसे राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम था उसमें मैंने खुद ने व्यक्तिगत रूप से वहां जाके देखा, बहुत से लोगों ने इसके बारे में बताया, काफी इंटरनेट पे वायरल भी रहा कि आपने जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम देने दूर दराज क्षेत्र से बच्चे लोग आए थे,
कोरोना काल था, हम सबको पता है, और चोमू जैसे छोटे शहर में इतनी होटलों की व्यवस्थाएं भी नहीं थी। और एक होता है नेचुरल सा है कि आप किसी अन्य शहर में जाते हो एग्जाम देने के लिए, स्टूडेंट लेवल की बात है, तो ये सुनने में आया था और मैंने व्यक्तिगत रूप में देखा भी था कि आपने रुकने की व्यवस्थाएं अपने निजी खर्चे पर करवाई थी। तो इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये खर्चा आपने कहाँ से वहन किया था? देखिए पत्रकार जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और मैं बताना चाहूंगा कि मैं तो एक ऐसे परिवार से आता नहीं हूँ जिस परिवार में कोई मंत्री रहा हो, कोई एमएलए रहा हो, कोई एमपी रहा हो। एक सामान्य किसान परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी जहां तक मैं बता सकता हूँ एक कॉलेज में प्रोफेसर थे और माताजी गृहिणी का काम करती है। मेरे जो दोनों भाई है वो भी प्राइवेट जॉब करते हैं। लेकिन मेरी जो टीम है उसके लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ये विचार, जहां तक आपने विचार की बात कही, तो मैं बताना चाहूंगा सन 2018 के अंदर मेरी बहन की एग्जाम बीकानेर थी, तो मैं बीकानेर उसको एग्जाम दिलाने गया था। उस समय वहां के युवाओं ने मिलकर इस प्रकार की व्यवस्था की थी, रुकने की, खाने की, नहाने के लिए गर्म पानी की। तो मेरा ये विचार आया पत्रकार जी उस समय, और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि उन्होंने इतनी गजब व्यवस्था की है। उसी टाइम मैंने संकल्प लिया था कि मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र चोमू के अंदर एक ऐसी व्यवस्था करूंगा जिस व्यवस्था में गरीब बच्चे जो पूरे प्रदेश से आ रहे हैं उन बच्चों के लिए रुकने की व्यवस्था हो। यह व्यवस्था मैं अकेला नहीं कर सकता था, मेरी टीम के लोग, भाई मुकेश जी बर्रा, भानु प्रताप जी चोपड़ा, अशोक जी टुंडक, सब लोगों ने मिलकर मुझे आर्थिक सहायता प्रदान की। किसी ने 1000, किसी ने 2000, किसी ने 5000 की व्यवस्था दी। तो लगभग हम 10,000 लोगों को रोक सके। और मुझे गर्व हो रहा है कि चोमू के अंदर जो जातिगत राजनीति करते हैं, जो द्वेष भावना की राजनीति करते हैं, जिन्होंने होटलें, शोरूम, हॉस्पिटल्स खड़े किए हैं, वो लोग दुबके बैठे थे। और एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ आपका भाई अनुराग शर्मा और उसकी टीम ने रात को 2-2 बजे जाकर सड़कों पर जाकर जो बहनें सो रही थी उन लोगों के लिए व्यवस्था की थी। साथ ही साथ मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि हमारे चोमू के अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने जातिगत समीकरणों के आधार पर रोकने का प्रयास किया। बड़ा मन विफल था, लेकिन फिर भी हमने उन सब बातों को बुलाकर जाट, हीर, यादव, ब्राह्मण, दलित, हर व्यक्ति को, 36 कौम के व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया। और मुझे गर्व हो रहा है कहते हुए कि पूरे राजस्थान के लगभग 10,000 माताओं को, बहनों को, भाइयों को हमने रोककर एक मिसाल पेश की है जो आने वाले समय में एक उदाहरण पेश करेगी। तो अभी आपने बहुत सारी बातें बताई। अब अंत में मैं एक चीज जानना चाहूंगा अनुराग जी, जैसे आप ऑलरेडी आप बोल चुके कि आप युवाओं को सपोर्ट करने जा रहे हैं, उसमें आपको पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है, आप जातिगत ध्रुवीकरण का भी खुलकर विरोध कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जो नगर पालिका का चुनाव है, क्योंकि 11 तारीख को वोटिंग है और उसमें बहुत कम वक्त बचा है, तो उसमें आप विशेष कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनका ध्यान आप वोटर्स का ध्यान आप आकर्षण करना चाहते हो? देखिए पत्रकार जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो चोमू का है वो पेयजल परियोजना का है। हमारे भाजपा के विधायक बड़े बड़े वादे करते हैं। उन्होंने कहा भी कि 27 करोड़ की हमने पेयजल योजना चोमू के अंदर स्वीकृत कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य रहा चोमू का कि वो 27 करोड़ की पेयजल योजना स्वीकृत होने के बाद भी आज वार्डों में पानी नहीं है। वार्डों की बात करना चाहूं मैं मेरे खुद के वार्ड की बात करना चाहूं, वार्ड नंबर 44 की, तो इतनी बुरी स्थिति पानी की है कि 2 दिन छोड़कर 1 दिन पानी आता है। उसमें भी जब पानी आता है उस टाइम लाइट काट ली जाती है, आधे घंटे मात्र पानी आता है, उस आधे घंटे में भी मात्र 15 मिनट पानी आता है। अब करे तो क्या करे चोमू का व्यक्ति। सिवरेज के लिए तरह तरह के यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने वादे किए, आज तक सिवरेज का काम तो दूर, वहां स्वीकृत भी सिवरेज नहीं हो पाई। अनेकों ऐसे मुद्दे हैं, सड़कों के मुद्दे हैं, वार्डों के अंदर कहनो के तो ये आदर्श वार्ड कहते हैं, वार्डों के लिए रोडे भी सेक्शन हो रखी है, वार्डों के लिए सड़कों के लिए अलग से पैसा भी आ रखा है, लेकिन एक फुट की कोडी वार्डों में नहीं लग रही। स्थिति जो की जो पड़ी है और कागजों में दर्शा देते हैं कि हमने सड़कें बना दी। तो इन सब मुद्दों को लेकर हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, पेयजल हो या विद्युत की जो समस्याएं हैं, वीसीआर के जो मामले हैं, इन मुद्दों को लेकर हम प्रमुखता से चुनाव लड़ रहे हैं। एक प्रमुख मुद्दा जो चोमू में चल रहा है, अभी चोरी के जो वारदातें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। 2 दिन पहले हमारे वार्ड की मैं बात करना चाहूं तो एक स्कॉर्पियो, नई स्कॉर्पियो घर के सामने से चोरी हो जाती है। तो हमारा लक्ष्य यह भी रहेगा कि हमारे युवा भाई अगर जीत के आते हैं तो प्रत्येक वार्ड के अंदर चौराहे के ऊपर हम एक सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो कैंडिडेट चुनाव जीत कर आएंगे। एक और चीज मुझे अचानक याद आई कि चोमू का जो चुनाव है
नगर पालिका का विशेष तौर से, इसमें हमने अभी एक नई पार्टी भी वहाँ पे चुनाव लड़ने जा रही है कुछ सीटों पर। तो आप ये बताएं कि ये त्रिकोणीय संघर्ष होने की संभावना है या दोनों पार्टियों में टक्कर रहेगी? देखिए पत्रकार जी, त्रिकोणीय संघर्ष की जहां तक आपने बात की है, तो त्रिकोणीय संघर्ष नहीं, चतुष्कोणीय संघर्ष इसको आप कह सकते हैं। कई वार्डों के अंदर वर्तमान में एक ऐसी स्थिति है कि जिन वार्डों में चतुष्कोणीय भी है। हमने भी कुछ कैंडिडेट उतारे हैं जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि कई कैंडिडेट हमारे ऐसे भी है जो भाजपा से है, जो कांग्रेस से है, जो अन्य दलों से है। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर जो चौमू के अंदर समीकरण है वो समीकरण चतुष्कोणीय है। कई वार्डों के अंदर निर्दलीय जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं और मुझे जहां तक लग रहा है ये चतुष्कोणीय संघर्ष अंत तक जाएगा और किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिलकर चतुष्कोणीय जो संघर्ष है उसके आधार पर अब की बार बोर्ड बनेगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी तमाम मुद्दों पर अपनी खुलकर एक नए अपने अंदाज में आपने बात रखी। और ये एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप आगे भी मतलब नगर पालिका चुनाव के बाद में भी क्या आप ऐसे कार्य लगातार जारी रखेंगे गांव वगैरह में? देखिए पत्रकार जी, 2017 में जब मैंने चौमू की धरा पर पैर रखा था उसी दिन मैंने कसम खाई थी, मातृभूमि की कसम खाई थी कि चौमू के अंदर, चौमू नगर पालिका में नहीं, विधानसभा क्षेत्र चौमू के प्रत्येक गांव के अंदर जहां शोषित होंगे लोग, जहां पीड़ित होंगे लोग, जहां लोगों को ब्लड की आवश्यकता होगी, जहां सड़क की आवश्यकता होगी, उनका भाई उनके लिए मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। आपने देखा होगा खेजड़ों से लेकर चौमू तक का जो एनएच था, जिसको हम स्टेट हाईवे कह सकते हैं, वो लगभग 10 साल से क्षतिग्रस्त पड़ा था। अनेकों लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन मैंने संकल्प लिया था कि अगर जेल जाना पड़ा, पुलिस की लाठियां खानी पड़ी तो मैं लाठियां खाऊंगा, लेकिन वहां पर उस एनएच को बनवा कर रहूंगा, उस स्टेट हाईवे को बना कर रहूंगा। आप भी मौके पर आए थे, मुझे पता है, आपके चैनल की पूरी टीम भी आई थी और आपने देखा कि मैंने वह हड़ताल की, उस स्टेट हाईवे को जाम किया और 15 दिन के अंदर उस सड़क का काम पूर्ण करवा कर मैं वहां पर मैंने मतलब कह सकता हूं मैं एक तरह से कि मेरे कार्यकर्ताओं ने चैन नहीं लिया, रात को सोए नहीं। 15 दिन तक एन हो, जैन हो, एक्शन हो या पीडब्ल्यूडी के जो भी अधिकारी हो, हमारे तात्कालिक जो मैं कह सकता हूं थाना अधिकारी थे अरविंद जी भारद्वाज, उनके नाक में नकेल डाल के रखी और ये कहा कि अगर ये सड़क नहीं बनी तो हम भूख हड़ताल करेंगे और अगर हमारी मृत्यु होती है तो उसका जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होगा। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को झुकना पड़ा और वो सड़क बनी। उसी प्रकार से अब आगे का जो मिशन रहेगा वो मिशन रहेगा कि प्रत्येक गांव के अंदर किसी की ब्लड की वजह से मृत्यु ना हो, हर गांव के अंदर सड़क की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो और साथ ही साथ किसानों की जो वीसीआर भरी जा रही है, कुठानघात किसानों पे हो रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उन लोगों की आत्महत्याओं को रोकने का हमारा प्रयास रहेगा और इस काम को हम लगातार जारी रखेंगे और प्रयास करेंगे कि कोई भी व्यक्ति, शोषित पीड़ित व्यक्ति हमारे चौमू विधानसभा में नहीं रहे और एक मजबूत विकल्प हम आने वाले समय में चौमू को प्रदान करेंगे। जी, दर्शकों आपने देखा, अपनी बेबाकी से इन्होंने हर मुद्दे पे अपनी राय रखी और आगे भी हम ऐसे कार्यक्रम आपके लिए लाते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है हमारे चैनल को आगे सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे और लगातार जुड़े रहे। धन्यवाद।